और कई बार कई लोगों के बीच में ये थॉट आएगा क्विट करने का, जैसे आपके जो यंग व्यूअर्स होंगे उनको लगेगा लेट्स क्विट। उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं दैट इफ एवर यू वांट टू क्विट, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड इट। एक बार सोचो कि हमने इसको शुरू क्यों करा था। बिट्स पिलानी में गए, वहां जीता, दिल्ली IIT दिल्ली जीता और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करे, और सब्सटेंस अब्यूज के लिए, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए, ड्रग्स करने के लिए, अल्कोहल करने के लिए। और उसके बाद जब वो लोग वापस गए, हमने सामने एक कारपेट लगा हुआ था, स्टेज के सामने एक कारपेटेड एरिया था। जब वो वापस गए, हम लोगों ने वहाँ सिगरेट और बीड़ी के पैक्स और कुछ गुटखे के पैकेट्स हम लोगों ने पड़े हुए देखे। हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल कनेक्ट। आप सभी ने ये टर्म तो सुनी होगी, अनसंग हीरोज़। और आज ऐसे ही अनसंग हीरो को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ही इज़ वर्किंग इन डिप्लोमेटिक मिशन, he has his own music band, he is a musician, he is a founder of Flint Foundation and also he is a blood cancer survivor। और ऐसे इंसान को मैं आज आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ। मैं उनकी जितनी इंट्रो दूंगी उतनी कम है। सीधा आज के एपिसोड में चलते हैं। वेलकम टू दिल कनेक्ट शैलिन। थैंक्स फॉर हैविंग मी। हाउ इज द डे? द डे हैज़ बीन टफ। बहुत सारा काम था आज, ऑफिस से आया हूँ। बट इट वाज अ रेगुलर डे। थैंक यू फॉर अग्रीइंग अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इंडीड माय प्लेजर टू बी हियर। शैलिन, मैंने हमारे व्यूअर्स को आपकी इंट्रो में ये बताया कि आप डिप्लोमेटिक मिशन में काम करते हैं। वुड यू लाइक टू टेल देम लिटिल बिट अबाउट योर वर्क? मैं एक डिप्लोमेटिक मिशन में काम करता हूँ और मेरा मेजर जो काम है वो वीज़ा रिलेटेड है, इमिग्रेशन रिलेटेड है। एंड दैट्स बेसिकली व्हाट आई डू, वर्क विद अ टीम हु मैनेजेस वीज़ा ऑपरेशंस। वीज़ा ऑपरेशंस। एंड आप इस जॉब में कैसे गए? Like what inspired you to be in this field? मैं हमेशा से एक ऐसी नौकरी चाहता था जो 9 to 5 हो और जो इवनिंग में मेरे को एक स्पेयर टाइम दे सके। और इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ मंथ्स ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड मेरे को ये जॉब मिली। Okay. और इट वाज इंडीड अ ब्लेसिंग टू हैव अ जॉब लाइक दिस। आपने बोला कि मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाय, somebody जो आपके जितना जो सक्सेसफुल है और आपसे बातचीत करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं। लाइक आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में। जब मैं अपना बिजनेस स्कूल से पास आउट हुआ तो मेरे को एक कैंपस प्लेसमेंट मिला जो कि एक कंपनी में था जिसका नाम कोक है। सो आई गॉट अ जॉब इन कोक। उस समय मैं बहुत ज़्यादा अपने लोकल चर्च में इन्वॉल्व था अर्ली डेज में, और इस जॉब के लिए मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ता। दे वर ट्रांसफरिंग मी टू अनदर स्टेट। तो मुझे लगा कि ये जॉब मेरे को नहीं करना चाहिए, ऑल्दो वो ऑफर बहुत लुक्रेटिव था। एक टॉप ब्रांड है, आई एम श्योर आपके सारे व्यूअर्स को पता होगा कोक क्या है। तो देन उसके बाद लगभग मेरा इंस्टीट्यूट था, जो मेरा कॉलेज था, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपको कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं देंगे। सो उसके बाद लगभग 7-8 महीने आई वॉज अनएम्प्लॉयड। बस कोई जॉब नहीं था। लाइक आई मेंशन्ड, यू आर ऑल्सो अ म्यूजिशियन। सो वुड यू लाइक टू टेल अस मोर? एंड मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, उन्होंने एक एडोनाई बैंड करके है, म्यूजिक बैंड है, उन्होंने इस बैंड की शुरुआत की थी। आप अपने बैंड के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? अगर मैं बैंड के बारे में बताऊँ, बैंड ऑलमोस्ट 15 साल पहले स्टार्ट हुआ। इस बैंड के पीछे एक विजन है क्यों हमने ये बैंड बनाया। और म्यूज़िक हमेशा से इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए। हमेशा से मैं म्यूज़िशियन रहा हूँ कॉलेज टाइम से। और दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट रॉक सर्किट होता था एक टाइम पे, और IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIT कानपुर, यहाँ पे हम जाके शोज़ करते थे। ओह वाओ। सो एक लंबी कहानी है अबाउट म्यूजिक एंड बीइंग अ म्यूजिशियन। आई थिंक हमारे पास बहुत टाइम है, हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। इट ऑल स्टार्टेड इन कॉलेज एक्चुअली, जब मैं कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक था। और दैट लैंडेड मी इनटू अ रॉक बैंड। उस वक्त रॉक कल्चर बहुत था। कुछ दोस्त मिले
और हमने म्यूज़िक बजाना शुरू करा। उस टाइम में एक टेप निकाली और एक बड़ी फेमस मैगज़ीन होती थी उस टाइम पे जो इलाहाबाद से रिलीज़ होती थी, रॉक स्ट्रीट जर्नल करके। और उसमें फीचर होना उस टाइम के हर एक बैंड के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता था। और हमने बहुत कोशिश करी कि हम भी उसमें फीचर हुए एज अ बैंड। लेकिन जब मैं उस कल्चर में गया और मैंने देखा कि मोस्टली आप देखेंगे जो रॉक बैंड्स होते हैं, रॉकर्स होते हैं, दे विल हैव लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, और उस तरीके का लाइफस्टाइल वो लीड करते हैं। मतलब आज भी आपको अगर जो रॉक म्यूजिक के फैंस होते हैं, कुछ लोगों की, सबकी नहीं पता चलती, बट कुछ लोगों के पहनावे से, उनके ड्रेसअप जी। से आपको समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन ही इज इनटू रॉक म्यूजिक, जी ही और शी। हाँ, वो एक्चुअली आई थिंक एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पे भी। बट उस इन्फ्लुएंस के साथ सिर्फ म्यूज़िक नहीं यहाँ पे आया, आई थिंक उसके साथ कुछ एडिक्शंस भी आए। ओके। जो मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में देखा कि इवन आई गॉट ड्रॉ इनटू अ लॉट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। जी। और ये सब उसी टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और म्यूज़िक कर रहा था, एंड बैक इन द डेज आई वॉज अ ड्रमर एक्चुअली। मैंने ड्रम से शुरुआत करी और फिर गिटार बजाना शुरू करा और कॉम्पिटिशन्स जीते। बिट्स पिलानी में गए, वहाँ जीता, दिल्ली IIT दिल्ली जीता, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करे। और वी वर एक्चुअली अ गुड बैंड। और अभी भी अगर मैं देखता हूँ जो लोग मेरे साथ बजा रहे थे, वन ऑफ आवर गिटारिस्ट इज प्लेइंग फॉर वन ऑफ द टॉप बैंड्स इन इंडिया, परिक्रमा जी। yes. उनके साथ वो बजा रहे हैं, एंड वी वर कंटेम्प्रेरीज एक्चुअली। हम लोग साथ में बजाए, हम साथ उठे हैं, साथ बैठे हैं। हम लोगों ने फुटपाथ पे पीपल लाइक विशाल ददलानी, उनके साथ चाय पी है। यू मीन विशाल शेखर जो जी हाँ, विशाल ददलानी। और इन लोग के साथ हम लोग ने चाय पीते थे, हम लोग रोड पे बैठ के। जिस रूम में हम लोग जैम करते थे उसके नेक्स्ट घर जो था वो मोहित चौहान का था, और वो उस अराउंड 90s और लेट अर्ली 2000 का बैंड होता था, सिल्क रूट करके। बाय द वे मोहित चौहान मेरे टाउन से है। कंग्रेचुलेशंस। पर मैंने कभी उसको नाम है, उसका मिलियन नाम है, उसका कोई लाइव परफॉर्मेंस देखी है। एक्चुअली जब हम मिले थे, ही वॉज नॉट दी मोहित चौहान। एक रेगुलर म्यूजिशियन था और हम एज म्यूजिशियंस आपस में मिलते थे। सो दैट वाज अबाउट माय म्यूजिकल बैकग्राउंड एक्चुअली। सो इट गोज अ लॉन्ग वे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम से ज़्यादा, यू आर मोर, आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करने के बाद, मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है यू आर मोर पैशनेट अबाउट म्यूजिक देन योर जॉब। आई थिंक जो जॉब है वो सिर्फ आप 7-8 घंटे करते हैं, बट द पैशन दैट यू हैव फॉर एनीथिंग, आपका जो पैशन है जो आपको ड्राइव करता है, वो तो आप 24 आवर्स करते हैं। सो आई वुड ऑलवेज से मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, आई थिंक। शैलिन, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, आप इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ जो आज देव मेड अ ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्री, आपने उन लोगों के साथ म्यूजिक परस्यू क्यों नहीं किया? एक्चुअली इट ऑल हैपेंड इन लेट 99 अर्ली 2000s की बात है। अर्ली 2000s का कह सकते हैं। जबकि बहुत सक्सेसफुल थे, हम लोग बजा रहे थे, और पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करा कि उन्होंने मुझे बैंड से बाहर निकाला, बट एक नया ड्रमर इंट्रोड्यूस हुआ और मुझे लगा कि मैं अपने आप ही बैक सीट पे आ गया हूँ। थोड़ा सा मैं अलग हो ही रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में एक अल्कोहल चल रहा था, और जो कि हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे स्पेशली अजीब लग रहा था कि मैं अल्कोहल पी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हो रहा था एक टाइम में, और थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे उस लाइफस्टाइल को लेके। उस लाइफस्टाइल की वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे हम लोग के बीच में। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दे किक्ड मी आउट ऑफ द बैंड, बट मैं पता ही नहीं कैसे हुआ कि मैं बाहर हो गया। वो बहुत जैसे सटल वे में। हाँ, आई थिंक दे प्लेड वेरी स्मार्ट। और पता ही नहीं चला मैं कब के कब बाहर हो गया। जितना मैं आपको जानती हूँ, आई नो आप इस वक्त यू नॉट बैटलिंग विद अल्कोहल, सो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट?
ओह, दिस अनदर स्टोरी. दिस इज़ अ फनी स्टोरी. एक बड़ी फनी स्टोरी है. चल रहा था लाइफ विद लॉट ऑफ अल्कोहल, और ऐसा नहीं होता था दैट आई यूज्ड टू ड्रिंक एवरी डे, बट मतलब शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ अल्कोहल होता था. लाइक पी रहे हैं तो एवरी डे फॉर मंथ्स, एंड देन इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग तो फॉर मंथ्स आप नहीं पी रहे. और इस तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा था. एक दिन की बात है, जब मैं पी के आया तो ऑब्वियसली जब आप लेट नाइट आते हैं, और बहुत सारे लोग लेट नाइट आते हैं, तो घर वाले बोलते हैं आवारागर्दी करके आए हैं. तो हम लोग, मेरा भी लाइफस्टाइल कुछ अलग नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था, लेट आना. मेरे को अभी भी याद है, मैं रात में लगभग 1:30-2 बजे के करीब आया, और मैंने घर नॉक करा, तो मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला और वो डांटती हुई अंदर चली गई. एंड आई वाज, उनको पता नहीं चला आप उन्होंने एक समझदारी करी कि उन्होंने मेरे को कन्फ्रंट नहीं करा, वो अंदर चली गई. शी वॉजंट एबल टू स्मेल माई अल्कोहल. और ये टाइम मुझे लगा, आई स्नीक्ड इनसाइड इनटू माय बेडरूम, और मैं अपने बेडरूम में फटाफट घुस गया कि वो ना आए, और मैं अपने बेड पे बैठ गया. बट मम्मी तब तक, आई थिंक उनका एंगर अभी पूरा निकला नहीं था, तो वो मेरे कमरे के दरवाजे पे आके खड़े होके मुझे डांटने लगी. शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी. वहाँ पे मेरे को डांट पड़ने लगी, और मुझे लगा कि मम्मी कूद रही हैं, लाइक मम्मी इज जंपिंग, लाइक अभी वो नीचे थी और फिर ऊपर हो गई हैं. पर वो अल्कोहल का इन्फ्लुएंस था ऑब्वियसली, मतलब डेफिनेटली शी इज नॉट मारियो. मतलब वो कूद रही थी. एंड उस दिन मुझे लगा, यार ये बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब दैट डे आई रियली फेल्ट कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा है. फिर मैं लेट गया, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं. थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग. मेरे को ऐसा लगा मुझे वॉमिट होगी. अब मेरे को लगा कि अगर मैं बाथरूम में जाके वॉमिट करूँगा तो लोग, सबको पता चल जाएगा, आवाज़ आ जाएगी. तो मैं छत पे गया, और हमारी छत पे मम्मी के फ्लावर पॉट्स थे और मैंने फ्लावर पॉट के अंदर आई वॉमिटेड. मैंने उसके अंदर वॉमिट करा और वापस नीचे आया, बट पूरा अल्कोहल निकला नहीं था. आई वाज स्टिल हाई, मैं बहुत हाई था, और वापस आके लेट गया. घर के सामने पार्क है हमारे, वहाँ पे 2-3 कुत्ते भौंक रहे थे, और मैं सोना चाहता था क्योंकि मैं बहुत हाई था, एंड आई वाज डेस्परेटली वांटिंग टू स्लीप. मैं घर से नीचे उतरा, फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरा, और रात में लगभग 2:30-3 बजे के दरमियान मैं कुत्ते के पीछे भाग रहा हूँ, पत्थर लेके. और मैंने उनको भगा दिया. और जब मैं ऊपर आने लगा, सो आई रियलाइज व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ. रात में 3 बजे मैं पत्थर लेके स्ट्रे डॉग्स के पीछे भाग रहा हूँ, कुत्तों के पीछे भाग रहा हूँ. एंड वेयर एम आई लीडिंग माई लाइफ? माई लाइफ इज वेस्टेड. मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ से एक रियलाइजेशन आना शुरू हुआ. एंड मैं ही नहीं कहूँगा उसी दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसी दिन सब बदल गया, ऐसा नहीं, बट सॉलिड एक किक था उस दिन कि what are you doing about your life? I can completely relate to you. मैं कुत्तों के पीछे नहीं भागी हूँ, बट मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं आई वाज बैटलिंग विद डिप्रेशन, और उस टाइम पे आई गॉट इनटू अल्कोहल. और एक दिन मैंने इतनी ज़्यादा पी ली कि मैं वॉशरूम में चेंज करने गई, पर मैं वहीं पर गिर गई रात में. और मेरी फ्रेंड को आकर मुझे उठाकर बिस्तर में डालना पड़ा. और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, मुझे खुद को देख के मुझे इतनी ह्यूमिलिएशन हुई कि आई वॉज अशेम्ड कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया है, क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, कि आई एम सो आउट ऑफ कंट्रोल कि किसी को मुझे उठाकर बिस्तर पे डालना पड़ रहा है. और इट कुड हैव बीन एनीथिंग. एज अ वुमन, एज अ सेफ्टी की बात है कि कुछ भी हो सकता था शायद उस रात. बट आई फील, और वो मेरे लिए उस दिन सुबह उठ के इट वॉज अ किक, इट वॉज अ, मेरे लिए वो फेज़ वैसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली मैंने भी वो अगले दिन से अल्कोहल छोड़ दिया. बट मुझे ये था कि आज के बाद कभी इतनी नहीं पीऊँगी कि इस लेवल तक जाना पड़े कि कोई उठाकर मुझे ये भी नहीं पता, मुझे होश भी नहीं है मैं कहाँ हूँ. शैलेन, आपने अपने म्यूज़िक से बहुत लोगों को इंस्पायर किया है. थ्रू योर म्यूज़िक आपने बहुत ऐसे लोगों तक पहुँचे हो जो ड्रग एडिक्ट्स रहे हैं. जी.
और आई वांट टू नो स्पेशली आपकी जो मोगा वाली स्टोरी है, आई वांट टू नो दैट. Oh, sure. एक्चुअली मुझे तो मालूम है, आई वांट आवर ऑडियंस टू नो दैट स्टोरी. Yeah, so एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि आप इंस्पायर कैसे हुए वो करने के लिए. अच्छा, एक्चुअली जो एडोना है उसके पीछे जो इंस्पिरेशन था इज एक्चुअली आउट ऑफ द प्लेस दैट हैव कम फ्रॉम. जिस जगह से मैं आया हूँ वहीं पे दोबारा जाने का एक मोटिव था. मैंने लोगों को एडिक्शंस में बर्बाद होते हुए देखा, ड्रग्स लेते हुए देखा, ड्रग एडिक्ट्स को सीरियस एक्सीडेंट्स में देखा, टू एन एक्सटेंट दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. और मैं और एक गिटारिस्ट हमारे बैंड के जो अभी यूएस में है, हम लोग एक दिन मिले और एक हमारे साथ हैं जो वोकल्स और सॉन्ग राइटिंग करते हैं, शरद. हम लोग बैठे थे और हम इसी विषय में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट वी नीड टू गो बैक टू दिस प्लेस. सो मैं और जो गिटार प्लेयर थे राहुल, हम इसी सर्किट से बाहर आए थे. हम इसी बैंड कल्चर से, इस लाइफस्टाइल को देख के बाहर आए थे. और हमने कहा वी हैव टू गो बैक एंड डू म्यूजिक विद पर्पस. तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को ऐसा म्यूजिक करना है जिसके पीछे एक पर्पस हो. वो पर्पस सिर्फ ये ना हो कि मुन्नी बदनाम हो, बट पर्पस ऐसा हो कि जो लाइव्स को इंस्पायर कर सके, जो लोगों को एक होप दे सके, एक उम्मीद दे सके, एक ओपनिंग दे सके, एक ब्रेक थ्रू दे सके. एंड दैट वाज द मेन रीजन कि हम लोगों ने उस किस्म की सॉन्ग राइटिंग करनी शुरू करी ताकि हम लोगों को रीच आउट कर सकें और वेरी इंटेंशनली उनके मनों से बात कर सकें थ्रू लिरिक्स. यू आर राइट, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, चाहे वो म्यूज़िक हो, आई थिंक ये हमें बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें हमें. और कहीं ना कहीं जैसे ये सॉन्ग है मुन्नी बदनाम हुई, आपने बोला, ये सॉन्ग ही ऐसा सॉन्ग है, ये सॉन्ग को हम अपने घरों में नॉर्मली नहीं सुनेंगे जी, बट आप इस सॉन्ग को उन लोगों को सुनते हुए देखोगे या फिर उन लोगों को गुनगुनाते हुए देखोगे जो सड़क पर प्रॉबेबली छेड़छाड़ करते हैं जी, जो आई मीन नॉट अ ग्रेट मैसेज टू गिव टू टूडेज जनरेशन. एक सॉन्ग जिससे मुझे घिन है इज दैट वो कुंडली मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा जी. और लोग उस सॉन्ग पे नाचते हैं, बट कैसे वो सटली वो गाने, वो लिरिक्स आपको कैसे आपके माइंड को शेप कर देते हैं, आपको एक रॉन्ग व्यू दे देते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, अबाउट ऑब्जेक्टिफाइंग पीपल. हाँ, एक्चुअली हमें ये समझ आ गया था कि जो एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, ये एक सोसाइटी को डिफाइन कर रहा है. एक सोसाइटी शेप हो रही है. वी आर शेपिंग अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ ए काइंड ऑफ म्यूजिक और ए काइंड ऑफ कंटेंट. और किस तरीके की हम सोसाइटी शेप अप करना चाह रहे हैं. क्या हम ऐसी सोसाइटी चाह रहे हैं जहाँ पे जो जनरेशन है दे आर कंज्यूमिंग कंटेंट जो उनको इंस्पायर कर रही है सब्सटेंस अब्यूज के लिए, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए, ड्रग्स करने के लिए, अल्कोहल करने के लिए, या हम उनको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो उनको इंस्पायर कर रही है सॉन्ग लिखने के लिए, कुछ इनोवेशन करने के लिए, कुछ साइंटिफिक माइंड्स तैयार करने के लिए, कुछ नोबेल प्राइज विनर्स तैयार करने के लिए. हम कैसी सोसाइटी शेप कर रहे हैं. तो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस बैंड. और जो म्यूज़िक हमारा, इसलिए जो हमने म्यूज़िक क्रिएट करना शुरू करा, जो म्यूज़िक लिखना शुरू करा, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहा अबाउट व्हाट मैसेज हैज़ टू गो आउट. हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लिरिकल वैल्यू को. डू यू रिमेंबर, आई एम श्योर आप कोई ऐसा लिरिक्स मे बी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ. वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट वी रोट वाज सफ़र. बिकॉज दुनिया में हर इंसान एक सफ़र कर रहा है, एंड इट्स नॉट द इंग्लिश सफ़र, इट इज़ द हिंदी सफ़र. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सफ़र, पीपल आर सफरिंग, बट ये एक हिंदी गाना है जिसका मतलब है द जर्नी. उसमें हमने बहुत सिंपल रिलेटेबल लिरिक्स लिखे. सफ़र ये ज़िंदगी है जैसे एक सफ़र, कभी धूप है कभी छाँव ये सफ़र. तो वेरी रिलेटेबल लिरिक्स कि लोग उससे कनेक्ट हों और फिर हम उनको एक मैसेज दे सकें
कि देयर इज होप। हम ये डिनाई नहीं करते कि दुनिया में डिस्करेजमेंट्स हैं, डिप्रेशन है, बट डेफिनेटली एक एब्यूज, एक सब्सटेंस एब्यूज, एक अल्कोहल, एक सिगरेट, एक ड्रग, उसका रिजॉल्व नहीं है। Absolutely. And also, life without purpose. Yup. A purposeless life. इज लाइक फूड विदाउट सॉल्ट। I'm still waiting आपकी मोगा वाली स्टोरी सुनने के लिए. Oh, yeah. And I'm sure you have many more, but Yes. वहाँ से आपने शुरुआत की, right? नहीं, नॉट रियली। वो इट केम अराउंड 2014 एंड 2015 के स्टार्टिंग में, और तब तक आई डोंट थिंक इंडिया को पता था कि मोगा इज़ द ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया। और हम लोग को भी नहीं पता था ऑनेस्टली। दिल्ली में रहते थे, हम लोग को मोगा के बारे में पता नहीं था। हमें तो जोग्राफिकली भी नहीं पता था कि मोगा है कहाँ। हाँ, ये पता था पंजाब में है, बट वेयर अबाउट्स क्या है। तो जो ये कॉन्सर्ट कराना चाह रहे थे, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, वो हमसे उन्होंने कनेक्ट करा एंड दे सेड, आपको पता है कि यहाँ पे ड्रग्स की प्रॉब्लम कितनी है, दिस इज अ ड्रग सेंटर। उन्होंने ड्रग कैपिटल नहीं बोला था, मेरे को याद है, उन्होंने बोला था मोगा इज अ ड्रग सेंटर। It is. और तो मैं इंटरेस्टेड हुआ कि ओ वाओ, दिस इज द So वर्क, you mean drug center in India? ड्रग सेंटर ऑफ इंडिया। Wow. और मैं सोचने लगा कि यही तो काम हमने करना था, उन लोगों को रीच करना, टू रीच द पीपल हु आर इनटू ड्रग्स। सो मैंने कहा वाओ, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, यही तो अपॉर्चुनिटी जो हमें लेनी है। और मैंने थोड़ी सा रिसर्च करा तो देखा कि मोगा बिल्कुल बॉर्डर के पास है, इट इज़ अ बॉर्डर स्टेट। तो बहुत वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट्स होती हैं क्रॉस बॉर्डर। तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ओके, कि ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। तो हम लोग ने प्रिपरेशन करी, उस जगह पे गए। हमें ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि जो सिटी के मेयर हैं वो ये कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे। ठीक है, आइए। उससे पहले उन्होंने क्या करा, बिफोर द कॉन्सर्ट उन्होंने एक कैंडल वॉक निकाली मोगा के अंदर। और वो कैंडल वॉक उन्होंने जो वेन्यू था वहाँ से स्टार्ट करी, और लगभग पूरा शहर, आधा शहर मुझे नहीं पता, लेकिन वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा के बाद वो पूरी जो भीड़ थी वो वापस कॉन्सर्ट में आई। और दे वांटेड अस टू किक ऑफ, दे वांटेड अस टू स्टार्ट। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी हम्बल होके हमसे बोला कि देखिए वो मेयर साहब आए हैं और वो 10 मिनट में निकल जाएंगे, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप कंटिन्यू रहिएगा। क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली उनके साथ उनके गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स और बहुत सारे लोग थे, और वो सबसे आगे बैठे हुए थे। तो हमने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो लोगों के लिए आए हैं, एंड आई एम श्योर ही वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, सो दैट्स फाइन। हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट एक सेट बजाया विच वॉज ऑलमोस्ट 2 hours, और 2 hours के बाद हम लोगों ने लोगों से बातचीत करी थोड़ी देर। और उनमें से लोगों से बात करते हुए हमने बोला, क्या कुछ लोग अपने नशे को छोड़ना चाहेंगे? डू यू वांट टू क्विट योर एडिक्शंस? तो सरप्राइजिंगली 200-250 लोग सामने आ गए स्टेज के पास। 200-250 लोग आए सामने, पर कितने लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया? दे मस्ट बी अराउंड क्लोज टू 500 to 600 people. Wow, that's a great number. हाँ, it was I would like to say it was sold out, but we were not selling tickets. तो लोग सामने आए और हम लोगों ने उनसे बात करी, और उसके बाद जब वो लोग वापस गए, हमने सामने एक कारपेट लगा हुआ था, स्टेज के सामने एक कारपेटेड एरिया था। जब वो वापस गए, हम लोगों ने वहाँ सिगरेट और बीड़ी के पैक्स और कुछ गुटखे के पैकेट्स हम लोगों ने पड़े हुए देखे। Amazing. So you mean लोगों ने एक्चुअली में उस दिन डिसीजन लिया कि वो दे विल चेंज देयर लाइफ। Yes, and दे डिड समथिंग रियल, लाइक नॉट जस्ट मन में डिसीजन लिया, बट दे एक्चुअली लेफ्ट। हाँ, बिकॉज वो पैकेट छोड़ के गए। हम लोगों ने इनकरेज करा था, इफ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट नाउ। अगर आप करेंगे तो आज ही करना है, कल आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे। और आपका डिसीजन है, इफ यू वांट टू टेक, अगर आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं तो आप लीजिए और इसको आज ही फेंक दीजिए। तो देवर हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स लाइक दिस, मतलब बहुत सारे इस तरीके के गुटके और सिगरेट और बीड़ी के पैकेट्स ज़मीन पे थे।
और जब इस तरीके के रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, इस तरीके के आप रिजल्ट्स को देखते हैं अपने म्यूज़िक से लोगों को इंस्पायर करके और उनको सही दिशा दे के, तब आपको समझ आता है कि आपका म्यूज़िक सच में एक पर्पस कैरी कर रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या कमर्शियल म्यूज़िक नहीं है। टू एवरीबडी सरप्राइज, जो मेयर 10 मिनट में जाने वाले थे, ही एंडेड अप स्टेइंग फॉर द एंटायर कॉन्सर्ट। वो 2 घंटे वहीं बैठे रहे पूरी अपनी टीम के साथ। वो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि उनके पास इस कॉन्सर्ट में आने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे और वो वहीं रहे। एक और एग्जाम्पल जो मेरे को याद आता है, एक और चीज़ जो मेरे को याद आती है पहले की, जब हम लोगों ने बैंड बनाया तो जब हमने सोचा कि भाई अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट्स या जो बंदे सब्सटेंस करते हैं उनके बीच में जाएंगे, तो हमने कहा वो लोग मिलते कहाँ हैं? क्लब्स ऑफ कोर्स। और दिल्ली में तो दिल्ली इज फुल ऑफ क्लब्स एंड नाइट लाइफ। तो मेरा हमारे बैंड में एक बेस बजाता था लड़का, कॉलेज टाइम में, वो बॉम्बे मूव हो गया था और वो एक बैंड में बजा रहा था। एक आर्टिस्ट है इमाद शाह, उसके साथ बजा रहा था। मैंने सुना। नसीरुद्दीन शाह का बेटा। yes. हाँ, सो इमाद शाह के साथ बजा रहा था। तो उसने मुझे इनवाइट करा कि शालन आप आओ, हम लोग दिल्ली में गिग कर रहे हैं तो आप अटेंड करो। तो मैं और हमारे जो गिटार प्लेयर थे, हम लोग का अनदर अपॉर्चुनिटी, वी कैन गो एंड रीच आउट टू सम पीपल, हम लोगों से कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। तो हम वहाँ जाके हम उस क्लब में गए और जब हम वहाँ जाके बैठे, अभी उनका टाइम नहीं आया था बजाने का, तो एक से बड़ी टेबल पे लोग बैठे थे, लगभग 5 लोग या 4 लोग का बैंड था और उनके साथ कुछ लड़कियाँ बैठी थी। उसमें से एक लड़की थी जिससे एक बैंड मेंबर ने बहुत ही बदतमीजी से बात करी, और मैं आपको बताऊं इतनी गंदी बात करी कि मैं किसी को नहीं बता सकता। ही रियली स्पोक चीप, बहुत गंदी बात बोली। उसके बाद वो लड़की उठी और शायद वो रेस्टरूम चली गई, टॉयलेट चली गई, और जब वो बाहर आई तो वो रो रही थी। मतलब वी कुड फील कि वो रो के आई है। तो हमें लगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम लोगों ने उससे बात करी और उससे पूछा कि आप कैसे हो, और पहले उसको लगा कि हम लोग भी अगेन वही जो उसी जोक वाले और उसी गैंग के लोग हैं जिनके साथ वो घूम रही थी, या उसी बैंड की आइडियोलॉजी के साथ हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको समझ आया कि आवर इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट हर और नॉट टू इंसल्ट हर, आई थिंक। और फिर उसने हमें बताना शुरू करा। वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की थी इंडिया के, और हमारी उससे लगभग 15-20 मिनट बात हुई। और वो एक टाइम था जब हमने उसको परमेश्वर के बारे में बताया, और वहाँ से हमने उसको देखा कि मैं जिस स्कूल में जाती थी वहाँ हम लोग चर्च के हिम्स गाते थे। और हमें फिर पता चला कि वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है। कहने को वो काफ़ी कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसको कुछ चीज़ें याद आई, और हम जब उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे वो रोने लगी। उसके बाद हम उसको लेके उस नाइट क्लब से बाहर निकले, उसको ऑटो कराया और उसको घर भेजा। और हमें बड़ी एक अचीव्ड फीलिंग लगी कि हमने एक लड़की को एक गंदी संगत से निकाला, जहाँ उसकी लोग बहुत बेइज्जती कर रहे थे, बहुत गंदी बातें बोल रहे थे, और आज हमने उसके घर भेजा। उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, एक ब्रोकन फैमिली से थी, एंड शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव हर फैमिली। लेकिन उसने ऑटो में बैठने से पहले अपने फादर को कॉल करा और फिर वो अपने घर गई। मुझे नहीं पता कितने दिन के बाद वो अपने घर गई होगी, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिली उस दिन, एंड वी वाज वेरी इनकरेज्ड। आपने एक चीज़ बोली कि आपने उसे परमेश्वर के बारे में बताया। जी, मतलब मुझे मतलब हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? जी, आई थिंक एक पर्पस अगर इंसान का खो गया होता है, अगर उसकी लाइफ डीरेल हो गई होती है, जिस ट्रैक पे वो चलना चाहिए उस ट्रैक पे नहीं चलता,
डेफिनेटली जो बात उस लड़की से करी जा रही थी वो मॉरली करेक्ट बात नहीं थी, वो इमोरल बात थी, बहुत ही गंदी इमोरल बात थी जो कि उसको हर्ट करा। और शायद उसको वो रियलाइजेशन हुआ कि उसकी जो राह है वो मॉरल नहीं है, वो सही नहीं है। जब आप यीशु मसीह को अलाउ करते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले वो आपको मोरालिटी बताता है, आपको सही और गलत में अंतर बताता है, आपकी पहचान कराता है कि क्या गलत है। और हमारे इमिग्रेशन में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू हैव टू नो what is counterfeit, you have to know what the authentic is first. Absolutely, yes. जब आपको authentic नहीं पता होगा, आप counterfeit नहीं बता पाओगे कि गलत क्या है। बिल्कुल, जैसे वो गुच्ची प्राडा के बैग्स आते हैं। Exactly, you could relate. तो unless you know how the authentic looks, जो सही क्या है, तब तक आप गलत counterfeit नहीं बता पाओगे। और ये हम ऑलमोस्ट एवरी मंथ ट्रेन करते हैं लोगों को कि ऑथेंटिक कैसे दिखता है, एक करेंसी ऑथेंटिक कैसे दिखती है, एक पासपोर्ट ऑथेंटिक कैसा होता है, एक वीज़ा लेबल ऑथेंटिक कैसा होता है। क्योंकि जो ऑथेंटिक नहीं है वो काउंटरफीट है, वो गलत है। तो आई थिंक लाइफ में भी ये है, अगर आप ऑथेंटिक ढूंढने चलें तो काउंटरफीट अपने आप को रिवील कर देता है, अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि सही मुझे पता है। सो हम लोगों ने यही यीशु मसीह के बारे में बताया कि ये जेन्युइन है, ये ऑथेंटिक है, और इससे जो हटके है वो काउंटरफीट है। So it means if I have to put it in words, तो आपको जो अपनी इंस्पिरेशन मिली है, म्यूजिक विद पर्पस, इज दिस। Yep. It would have been without Jesus. यीशु मसीह से हटके ये म्यूजिक हो ही नहीं पाता। मेरी जिंदगी जो शराब में थी वो वहीं रहती अगर यीशु मसीह नहीं होते। तो राइट फ्रॉम माय डेज व्हेन आई वाज एन अल्कोहलिक, जब मैं पीने लगा था, और आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में जाके वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जीवन का मकसद क्या है। आपको कितने साल हो गए अल्कोहल छोड़े हुए? आई थिंक मोर देन 20 years. Wow, that's long time. या 20 साल से ज़्यादा हो गए, आई थिंक ईजिली। शैलन, आपने अभी एक बात बोली, मोरालिटी, आपने उस वर्ड पे काफ़ी एम्फसिस दिया था अभी जी। सो आजकल के टाइम पे मोरालिटी और मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी पे, मोरालिटी नॉट सो मच, बट मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी पे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी। What's your take on that? I think आज का डे एंड एज इज अबाउट अचीविंग द लेवल ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। आजकल हम बहुत सुनते हैं हायर कॉन्शियसनेस, हमें अचीव करना है, अटेन करना है। और जब आप हायर कॉन्शियसनेस अटेन कर लेंगे तो वो आपकी लाइफ में हेल्प करेगा, आपकी फैमिली लाइफ में हेल्प करेगा, आपकी जॉब में हेल्प करेगा। जी। मैंने अभी यूट्यूब पे रिसेंटली किसी की कॉन्वर्सेशन सुनी थी, और वो कॉन्वर्सेशन में वो इंसान कह रहा था कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ अपनी ज़िंदगी के, और वो स्पिरिचुअल पाथ को उसने उसको डिफ़ाइन कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसने बोला कि मैं हॉलीडे पे गया था अमेज़ॉन के जंगलों में, और वहाँ पर मुझे एक शामिल मिला, मतलब मैं आपको बहुत छोटे में बता रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट ही सेड। और वहाँ पर उसने उस शामिल ने उसको कुछ खाने के लिए दिया, और उसके बाद ही वॉज एनलाइटेंड, एंड देन नाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग हिज स्पिरिचुअल सेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन इन द रियलिटी। जी। तो मुझे नहीं समझ में आया था क्या बोला, आई कुड नॉट कनेक्ट। सो व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है आजकल मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें लगभग 10-12 साल पहले, आप देखेंगे मीडिया में एक आउटबर्स्ट हुआ था, कैसे बाबा, सो कॉल्ड बाबाज जो थे वो अलग अलग स्कैम्स में फंस रहे थे। They were molesting women. I think molesting is an understatement. I think they were raping women. और but they started with being spiritual guru. वो अपने आप को spiritual guru कहते थे, और फिर down the way कहीं जाके उनका purpose, जो उनका real intent था, वो I think लोगों के सामने आया, और spirituality की बात तो वो भी कर रहे थे,
बीइंग स्पिरिचुअल सिखा भी रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे स्पिरिचुअलिटी। और आज आई थिंक मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी यही है दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर कैरेक्टर्स। वो अपने कैरेक्टर को भूल गए हैं स्पिरिचुअलिटी को पकड़ने के चलते। हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई तो आई वांट टू टेल यू। रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। आई नो हिम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड काफ़ी उन्होंने मुझे एक इंसिडेंस बताया, और वो इंसिडेंस जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। ही इज़ अ कैप्टन एंड वो फ़्लाइट में थे, और वो फ्लाइट में वो एक इंसान से मिले जो आई थिंक 60 years एंड अबव होगा एज में, एंड ही वॉज कॉलिंग हिमसेल्फ एज स्पिरिचुअल पर्सन। और वो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने लगा फ्लाइट पे, और वो स्पिरिचुअल पर्सन बोलते बोलते वो अपने आप को बोला कि मेरा जो स्पिरिचुअल नाम है वो मेरा स्पिरिचुअल नाम एयर है। अगेन आप मेरे मुंह पे क्वेश्चन मार्क देख सकते हो। तो बट देन हुआ क्या, ही इज़ अ नोन फेलो। तो उसके साथ उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कैप्टन ने पूरी फ्लाइट पे, वो अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहा था। एट द सेम टाइम उसके साथ उसकी हाफ द एज की लड़की थी जिसकी थाई पर वो हाथ रख के बैठा हुआ था पूरी फ्लाइट पे। एंड देन लैंड होने के बाद कैप्टन ने उसकी प्रोफाइल गूगल कर ली। गूगल करके पता चला कि ही वाज वंस मैरिड, डिवोर्स्ड, ही लेफ्ट हिज किड्स एंड लाइक पूरी फैमिली की जो पूरी फैमिली लाइफ है आपकी, इट्स आउट देयर। आप गूगल करोगे और पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में। एंड बट ही वाज विद अनदर वुमन, और वो हॉलीडे के लिए ही वाज गोइंग टू अनदर कंट्री। ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि आपका नाम जो एयर है, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, क्योंकि बिग क्वेश्चन मार्क अगेन। तो हाउ डू यू से, मतलब यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, बट मोरालिटी जो जिसकी बात हम करते हैं, मोरालिटी, द स्टैंडर्ड्स आर ऑल ओवर द प्लेस। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी फॉर देम। आई थिंक you've only substantiated what I was saying कि आदमी अपने आप को स्पिरिचुअल कह रहा है बट उसके एक्शंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक यही स्टोरी थी एक बाबा की और शायद मिस्टर एयर की। यही स्टोरी थी कि दे क्लेम्ड दैट दे वर स्पिरिचुअल, ये उनका क्लेम है, बट उनके एक्शंस जो हैं वो आई थिंक मोरालिटी पे सेट नहीं बैठ रहे। जो एक यार्डस्टिक है, एक पैमाना है मोरालिटी को नापने का, एक अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ अगर मर्डर करना इंडिया में इमोरल है तो अमेरिका जाके वो मॉरल हो जाएगा। और वी कैन से कि अगर मर्डर करना, अगर इंडिया में लीगल है मर्डर करना, तो क्या मर्डर करना सही है? सो दिस इज व्हाट you will learn in law also. Not every wrong is illegal and not every right is legal. जैसे एक लॉ कोर्ट में था, आई एम ऑल्सो अ लॉयर, सो थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट। सो मैं एक प्रोसीडिंग में था, आई वाज असिस्टिंग वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, और वहाँ पे एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा था, और जो लड़के की मदर थी उसने जज को चिल्ला के बोला ये लड़की शराब पीती है, ये लड़की शराबी है। तो जज ने बोला, द काउंसिल, उस लड़की का जो काउंसिल था उसने बोला कि वो 25 साल से ऊपर है और वो लीगली शराब पी सकती है। सो नॉट एवरी लीगल थिंग कैन बी मॉरल। सो हम लोग ये इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हम मॉरली राइट है, मैं लीगली तो राइट हूँ बट शायद मैं मॉरली गलत हूँ। और अगर मोरालिटी आपको सीखनी है, अगर हमें एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से पहले हमें अपने कैरेक्टर को सही करना है, अपनी मोरालिटी को लाइन पे लाना है, ताकि हम डाउन द लाइन स्पिरिचुअलिटी सिखाते हुए मोरालिटी ना भूल जाएं। राइट। So basically they are both interconnected is what you're Absolutely they are connected and you can see it in the personhood of Jesus. एक यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है in history जिसमें आप देखेंगे, अगर if you study his life, एक moral figure आपके सामने दिखाई जाती है। एक इंसान जो एक लगभग 33 years
मोरालिटी से जिया, Yeah, right. जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा? क्या उसके पास चैलेंजेस नहीं थे? क्या उसके पास टेम्पटेशंस नहीं थी? क्या उसके पास डिप्रेशन नहीं आया होगा? डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी, बट ही चोज टू बी Do the मॉरल, right thing. Yeah. to be moral. Yeah. So if you have to learn spirituality, you have to first learn morality. Yeah. And if you have to learn morality, तो फिर आपको You have यीशु to मसीह come की to Jesus. जिंदगी Yeah. जिंदगी को आपको एक बार गौर करना पड़ेगा. Right, right. Thank you. That was a beautiful take on morality and spirituality, and I hope हम लोगों को एक clear understanding दे सकते हैं about the people who are actually looking for a spiritual path in their lives, you know. So we will highly encourage के look into the life of Jesus. Yes. Yes, yeah. शैलेन, अभी फिर से वापस से आपका इंट्रो दोबारा से करते हैं. यू आर अ लॉयर, यू आर वर्किंग इन द डिप्लोमेटिक मिशन, यू आर अ म्यूजिशियन. एक चीज़ तो रह गई बात करने के लिए, फ्लिंट फाउंडेशन. या सो जब मैं ये वाली बात आपको बता रहा था कि मैंने मीडिया में न्यूज़ देखी कि कैसे एक बाबा ने स्टार्ट करा और फिर वो अपना कैरेक्टर लूज कर गया, जी. और a lot of babas like that are behind the bars. आज वो जेल के पीछे हैं. तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी तो मुझे ऐसा लगा कि एक मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि हम मार्केट में कैसा बिहेव कर रहे हैं. जनरली हम जब चर्च जाते हैं हम बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं. क्या वो डिसिप्लिन हम कैरी कर रहे हैं? क्या हमारा कैरेक्टर बाहर लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो हम बोलते हैं, आर वी लिविंग अप टू व्हाट वी से? Yes. तो वहां से एक इंसेप्शन हुआ इस आइडिया का अबाउट फ्लिंट फाउंडेशन, विच वाज अबाउट टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर. लोगों से एक्चुअली कैरेक्टर की बात करना. हाउ डू यू डील ऑफेंसेस? हाउ डू यू डील विद ऑफेंसेस? हाउ डू यू डील विद फेलियर्स? ये बड़े करंट टॉपिक्स हैं. हाउ डू यू डील विद पेयर प्रेशर? हाउ डू यू डील विद डिप्रेशन? हाउ डू यू डील विद सोसाइटल थॉट्स? तो इस तरीके का हमने एक मॉड्यूल तैयार करा और वी इवन स्पोक अबाउट चाइल्ड अब्यूज. और ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली व्यूअर्स जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. एंड वी क्वाइट बोल्डली स्पोक अबाउट अब्यूज इन चिल्ड्रन. तो एक मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार करा और उसको लोगों में शेयर करना शुरू करा. कन्वेंशंस और कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू करी और लोगों को उजागर करा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम संडे के बाद भी सैटरडे तक उस लर्निंग को कंटिन्यू कर सके, उसको डाइल्यूट ना कर दें. उसमें हम फ्लिंट फाउंडेशन में एक सेशन में लेता था जिसको हम कहते थे कैजुअल ऑन अ फ्राइडे. यू जनरली गेट टू नो आजकल की जो जनरेशन है थोड़ी कैजुअल हो जाती है. फ्राइडे वीकेंड है, पार्टी करनी है. My husband, he doesn't eat home cooked food on Friday nights. Yeah, there you go. That is something good. That's a Friday night at our, in our house. Yeah, good. तो ये एक सेशन था जिसमें हम फ्राइडे नाइट कैजुअल एटीट्यूड्स की बात करते हैं. गए किसी बार में गए एंड यू गो क्रेजी. एक बैंड के देखने गए एंड यू टेक ड्रग्स. तो उस चीज़ों पे हम लोगों ने बात करनी शुरू करी, यंगस्टर्स को एंगेज करना शुरू करा. और करते करते वो कारवां भी आगे बढ़ा. ओके. सो आपने फ्लिंट फाउंडेशन के थ्रू आपने उन लोगों को हेल्प करी है जो विक्टिम्स ऑफ अब्यूज थे ऑफ एनी काइंड. जी. ओके, दैट्स इंस्पायरिंग. शैलेन, आपने इतना कुछ किया है लाइफ में एंड यू डन इट वेल. आपने शुरुआत करके उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ा है. सो व्हाट डू यू हैव टू टेल टू आवर यंग जनरेशन टुडे जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनके पास पैशन है, जिनके पास टैलेंट है बट पर्पस नहीं है? एक्चुअली मैं आपके जो लास्ट पार्ट है उसको एंड में पकड़ूंगा. ओके. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप.
लेट्स स्टार्ट विद व्हेन यू सेड कि आपने चीज़ें शुरुआत करी और उसको कोशिश करा जारी रखने का। जी। एक बहुत साल पहले मैंने एक कोट पढ़ा था और उस कोट ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। ऐसा नहीं है कि आपको क्विट करने के लिए मन नहीं करेगा, कई नॉट ऑल डेज आर संडेज, है ना। दे विल बी वन बैड डे जब आएगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बैंड में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, आपके आप जो एक सोशल एक्टिविस्ट बन के सोसाइटी को कैरेक्टर सेल करना चाहते हैं, उस टीम में कभी डिफरेंसेस होंगे, एंड ऑल हेल्दी डिफरेंसेस, नॉट एक दूसरे को हम बाल खींच रहे हैं, ऐसा नहीं, वेरी वेरी हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स। और कई बार कई लोगों के बीच में ये थॉट आएगा क्विट करने का, जैसे आपके जो यंग व्यूअर्स होंगे उनको लगेगा लेट्स क्विट। उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं दैट इफ एवर यू वांट टू क्विट, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड इट। एक बार सोचो कि हमने इसको शुरू क्यों करा था, एंड द मोमेंट यू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट, आई थिंक यू विल नॉट क्विट इट। दूसरा है पर्पस। पैशन हैज टू बी जॉइंड विद पर्पस, जैसे स्पीड हैज टू बी मर्ज विद डायरेक्शन। अगर स्पीड है और डायरेक्शन नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। सो इफ यू हैव द स्पीड ऑफ पैशन, इट हैज टू बी डायरेक्टेड, और दैट्स वाई यू हैव एल्डर्स, दैट्स वाई यू हैव पेरेंट्स जो आपको नर्चर कर सके, है ना। अगर हम उस पैशन को ड्राइव करने की हमारे पास फोर्स है, आपके पास क्षमता है, उस पैशन को आप ड्राइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, और ये आपको लगता है आप उसको ड्राइव कर सकते हैं और कभी आप डिस्करेज नहीं होंगे। आई थिंक उस पैशन में जो फ्यूल है वो सिर्फ यीशु मसीह के थ्रू आता है। सो इफ योर पैशन इज ड्राइंग अप, अगर आपका पैशन सूख रहा है, आपकी जो कॉलिंग है वो खत्म हो रही है, तो आई थिंक वो फ्यूल खत्म हो रहा है, वो जो फायर है यीशु मसीह की वो खत्म हो रही है। इन आर अर्लियर कन्वर्सेशन अभी आपने बात करी कि हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, एंड आप इतना कर रहे हैं, आपका काम भी है, आप तो म्यूजिशियन है फुल टाइम। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट करियर इज व्हाट यू पेड फॉर एंड कॉलिंग इज व्हाट यू मेड फॉर। Oh, that is beautiful. Yeah. And powerful. Yeah, so you really need to know that what you made for. Okay, I really feel that I've been made for doing what I'm doing. ऐसे मेरे को लगता है कि आपके व्यूअर्स को भी पता होगा कि वो why are they made for. They are doing career as an engineer. एक इंजीनियर बन गए, एक डॉक्टर बन गए, एक IT सेक्टर में चले गए, है ना, मास कॉम में चले गए. This is something that they will be paid for. बट एक आपकी कॉलिंग है, एक आपका पर्पस है, इंग्लिश में उसको वोकेशन कहते हैं. वोकेशन इज योर कॉलिंग. अगर आपके पास वोकेशन है देन दैट वोकेशन रिक्वायर्स पैशन, और उस पैशन का फ्यूल यीशु मसीह है. और जब तक वो यीशु मसीह का फ्यूल आपके अंदर रहेगा, टिल द टाइम यू हैव दैट फ्यूल दैट इज जीसस, यू विल कीप ड्राइविंग. थैंक यू. आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ बोली थी अबाउट अगर आपकी फैमिलीज़ हैं आपको नर्चर करने के लिए, अगर फैमिली डिसफंक्शनल है, बिकॉज आजकल के टाइम पे एक डिसफंक्शनल फैमिली होना बहुत आम बात है. आई थिंक 10 में से 8 लोग कम्स फ्रॉम अ वेरी डिसफंक्शनल और समवॉट डिसफंक्शनल फैमिली. कोई भी परफेक्ट नहीं होता ऑफ कोर्स, बट देन ऐसे में जब आपके पास मेंटर्स नहीं है, आवर फर्स्ट मेंटर्स आर आवर पेरेंट्स, तो अगर वो हमें गाइड करने के लिए नहीं है, देन व्हाट डू वी डू, व्हाट डू दे डू? आई थिंक हम लोगों को, जिनके पास फैमिलीज नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में टच में आया हूँ, उनके लिए उनका चर्च, उनके चर्च के लोग, उनकी कम्युनिटी उनके लिए मेंटर्स बन गई है. राइट. और मेंटरशिप, हम फ्लिंट फाउंडेशन में हम खुद मेंटरशिप देते हैं. वी बिकम मेंटर्स फॉर पीपल हु फील दैट दे कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली. लड़कियां जैसे चोटी बनाती हैं, सो दे डिवाइड द हेयर इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करती हैं. सो अ फैमिली हैज टू बी लाइक दैट. एक पार्ट हस्बैंड, एक पार्ट वाइफ,
एंड द थर्ड पार्ट इज गॉड। और तभी वो चुटिया सस्टेन रहती है। अगर आप 2 पार्ट करके चुटिया बनाएंगे तो वो सस्टेन नहीं करेगी। करेक्ट। सो इफ यू हैव गॉड इन योर लाइफ, इफ यू हैव जीसस इन योर लाइफ, तो लाइफ आपकी डिसफंक्शनल नहीं होगी। दे विल बी चैलेंजेस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चैलेंजेस नहीं होंगे। आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे आपकी वाइफ के साथ, सम डेज विल बी टफर, बट देन आप अगर बंधे हुए हैं, यू हैव समथिंग दैट इज होल्डिंग, दैट्स होल्डिंग द बोथ ऑफ यू, तब तक आप you'll sail through। और आपको अगर मेंटर्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, प्लीज रीच आउट टू समबडी जो आपको सही तरीके से नर्चर कर सके। नर्चर बहुत ज़रूरी है। जनरेशन जो है, करंट जनरेशन, दे रिक्वायर नर्चरिंग, लाइक वी रिक्वायर नर्चरिंग। हम लोग को भी नर्चरिंग की, आज भी नर्चरिंग की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते। All of us are WIP, work in progress. Yes. So that's how it's going. शैलेन, थैंक यू हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली यंग व्यूअर्स के लिए एक प्रैक्टिकल टिप्स, एक डायरेक्शन उनको देने के लिए थ्रू योर आंसर्स एंड थ्रू आवर कॉन्वर्सेशंस। दोस्तों, ये यहाँ पर हम अभी अपना इस एपिसोड का पार्ट 1 रैप अप कर रहे हैं। अभी इसका पार्ट 2 बाकी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, ही इज़ अ ब्लड कैंसर सर्वाइवर, और वो खाली कैंसर सर्वाइविंग स्टोरी नहीं है, देयर इज़ मोर टू इट। वो जिस भी सिचुएशन से गुजरते हैं, ही मेक श्योर दैट ही फाइंड्स पर्पस इन इट। सो वी हैव टू लिसन टू दैट टू, और उसके लिए आप मेरे साथ पार्ट 2 में ज़रूर जुड़िएगा।